आज की कक्षा में अपन थोड़े से बातें करते हैं। बात यह है कि अपन 6 विषय पढ़ते हैं और भी अन्य विषय पढ़ते हैं, तो विषय सब अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु गणित विषय का एक अपना महत्व होता है। गणित विषय पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों को अपने अंदर कौशल का विकास करना, अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना, यह मूल उद्देश्य होता है। और गणित को कोई भी क्लास हो, पहली नर्सरी से लेकर के जब तक आप पढ़ें, जब तक कि क्लासों का बारीकी से अध्ययन करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि कक्षा मान लो अपन अभी 10वीं में आ गए, तो कक्षा 10वीं में आते आते हमको पुरानी चीज़ों की भी कुछ आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये आज के गणित में अपन ने देखा कि इस गणित में लिखा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है, आयताकार खेत। आयताकार खेत, ये आयत की जो आकृति है उसकी अपने को जानकारी होना चाहिए कि हम जो है इस हल में सबसे पहले एक आयताकार आकृति का निर्माण करते हैं। ये आयताकार आकृति जो है वो हमने निर्मित करी। इस आयताकार आकृति का नामकरण कर दिया अपन ने ABC। इस आयत में हमने देखा कि एक विकर्ण कहा है, आयत में विकर्ण, तो ये विकर्ण कहलाता है। हमने इस विकर्ण को बनाया, इसको कहते हैं विकर्ण। ये हो गई आपकी छोटी भुजा, ये छोटी भुजा रहती है। आयत में एक भुजा बड़ी होती है, एक भुजा छोटी होती है, और ये हो गई आपकी बड़ी भुजा। हमको क्या है, गणित को सीखना है, और इस गणित के माध्यम से हम जो है और भी अनेक गणित कर सके, ऐसी हमारे कल्पना होनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच होना चाहिए। क्योंकि गणित पढ़ने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि ये गणित हमको आ जाए। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमको इस तरह से हम हमारे हजारों गणित बना सकें। तो हमने देखा कि ये बड़ी भुजा कहलाती है, ये छोटी भुजा है। आयत में जो है एक भुजा छोटी, एक भुजा बड़ी, और ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ये हमको जानकारी होना चाहिए। अब हमने जो है यहाँ पर हमको भुजाएं याद करना है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि छोटी भुजा, ये लिखा उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा को x मान लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं माना कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है। छोटी भुजा की लंबाई x मीटर, तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहां पे लिखा अपन ने विकर्ण, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई उसने कहा है अपने को कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा अपनी x थी, उससे 60 मीटर अधिक, मतलब x धन 60 मीटर उसका मान हो गया, विकर्ण का मान। फिर उसके बाद उसने कहा बड़ी भुजा, तो यहाँ पे लिखा बड़ी भुजा की माप, बड़ी भुजा की लंबाई। अब उसने बड़ी भुजा की लंबाई के लिए यहाँ पर अपने को बोला है कि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी छोटी भुजा अपन ने x मानी थी, उससे अपने को 30 मीटर अधिक करना है। ये 30 मीटर अधिक कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक प्रकार का त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। इस त्रिभुजाकार आकृति का नाम है समकोण त्रिभुजाकार आकृति। तो हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़ा है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ये भी अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जो भी क्लास पास करें उसका थोड़ा सा गहन अध्ययन करके पास करें, क्योंकि
कक्षा 10वीं में आते आते हमको उन पुरानी कक्षाओं की कुछ जानकारियाँ आवश्यक होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन ने लगाया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो सबने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का वर्ग बराबर, इसको पूरा लिखे या लंब करके ल करके बिंदी भी लगा दी तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। फिर इसमें अपन ने मान रखा तो कर्ण जो है वो हमारा ये कहलाया, ये कर्ण कहलाता है। ये हमारा जो है वो लंब कहलाया, ये कहलाया हमारा आधार। अब अपन ने इसमें मान रख दिया। अपन ने क्या किया, तो कर्ण कितना है अपना, तो यहाँ पर लिखा है x धन 60, x धन 60 पूरे का वर्ग बराबर लंब जो है हमको छोटी भुजा दिखाई दे रही है, उसकी माप अपन ने लिखी हुई है x का वर्ग धन आधार जो है हमारी बड़ी भुजा है, उसका मान हमारे पास आया हुआ है x धन 30 उसका वर्ग। अब इसको हल करने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे a धन b पूरे की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन 2ab धन b का वर्ग। ऐसा करके भी लगा सकते हैं। या फिर किसी को सूत्र याद नहीं हो तो फिर अपन ने गणित को छोड़ना नहीं है, गणित को हल करते जाना चाहिए। जैसे हमने देखा कि इसको हम 2 बार लिख दें तो भी जो है वो सूत्र का ही कार्य करता है। तो हमने इसको 2 बार लिख दिया बराबर x की घात 2, तो घात 2 है यानी इसको भी 2 बार लिखना है धन x धन 30, इसकी घात 2 है, इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। कुछ लोग सूत्र भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है सूत्र लगाना, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी कारण से सूत्र याद नहीं रहे तो हमारा गणित रुक न जाए, तो इसके लिए हमने जो है वो ये कार्य भी कर सकते हैं। अब इस कार्य को करने के लिए इस कोष्टक के डब्बे का यानी पहले कोष्टक का दूसरे कोष्टक के प्रत्येक संख्या के साथ गुणा करना इसका उद्देश्य होता है। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। इसको गुणा करके लिखते हैं x की घात 2 धन 60x धन 60x धन 6 से 36 3600। ये जो है हमारा एक पक्ष हल हो गया। x में x का गुणा किया x की घात 2, फिर x का गुणा 60 में किया तो 60x, फिर इस 60 का x के साथ गुणा हुआ तो 60x, फिर इस 60 का इस 60 के साथ गुणा हुआ तो हो जाएगा 3600 बराबर। यहाँ पर गुणा की संक्रिया की तो x का गुणा x में किया तो x की घात 2, फिर इधर एक ही संख्या थी इसलिए केवल इस संख्या का इस संख्या में गुणा किया तो एक ही पद प्राप्त होता है। जब हम 2 संख्या का 2 पद में गुणा करते हैं तो 4 पद प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अपनों को इस पद का इस पद के साथ गुणा करना है, तो देखिए गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये होगा x की घात 2 धन 30x धन 30x धन 30 में 30 का गुणा करते हैं तो 900 प्राप्त होता है। ये हमने जो है वो गुणा की संक्रिया समाप्त कर दी। अब गुणा की संक्रिया समाप्त होने के बाद फिर हमने देखा कि समान पदों को हम जोड़ घटा सकते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा x की घात 2 धन 60 और 60 को जोड़ा तो 120x धन 3600 बराबर, यहाँ पर x और x को जोड़ा 2x की घात 2 धन 30 में 30 को जोड़ा 60x धन 900। अब हमने इस संख्याओं को उधर ले जाना, क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम इधर लाते हैं तो हमारा जो x है वो माइनस में, एक्स स्क्वायर वाला पद है वो माइनस में आ जाएगा। तो हम किधर भी पक्षांतरित कर सकते हैं, चाहे दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में पक्षांतरित करिए या फिर बाएं पक्ष को पूरा दाहिने पक्ष में पक्षांतरित करिए। तो हमने यहाँ पर 2x की घात 2 धन 60x धन 900 को पहले वैसा का वैसा लिख दिया,
ये पक्ष वैसा का वैसा रहा। अब इस पक्ष को अपन उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये -x⁻² हो गया, ये -120x हो गया, और यहाँ पर जो है ऋण 3600 बराबर 0। ऐसा करके जो है हम पक्षांतर कर सकते हैं। इस पक्षांतर की क्रिया के बाद समान पदों में से ये x⁻² वाला, ये भी x⁻² वाला पद है। इस x⁻² वाले पद को हम समान पद देख रहे हैं और इनके चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा x⁻² बचा हुआ। फिर उसके बाद ये 60x है और यहाँ पर ऋण 120x है। फिर इसमें से इसको घटाया तो बचता है ऋण का 60x, क्योंकि चिन्ह दोनों के असमान है। जब चिन्ह असमान होते हैं तो घटाते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, और बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगता है। ये अपन पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर आता है 3600 और 900। 900 जो है वो हमारा प्लस का है और माइनस का 3600 है। जब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो 2 0 का 2 0, 6 में से 9 गए तो 9 और 7 16, और इधर बच गया 2, तो 27। कितना बचता है? 2700 बराबर 0। अब ये हमारा जो है घटाने की और अन्य क्रियाएं समाप्त हो गई। अब हमको यह एक वर्ग समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दोनों प्रकार की विधियां हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, चाहे आप सूत्र विधि का प्रयोग करें। यहाँ पर अगर सूत्र विधि का प्रयोग करना है तो हमने इसके व्यापक समीकरण से तुलना कर दी, x⁻² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना। जब इससे हम तुलना करते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है a बराबर 1, क्योंकि पिछले कक्षा में अपन ने पढ़ा है कि x⁻² के आगे कोई गुणांक नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा हुआ है। इसी तरह से b बराबर ऋण 60 चिन्ह सहित लेते हैं, और c बराबर ऋण 2700। फिर उसके बाद हमने सूत्र लिखा। सूत्र का मान होता है x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b⁻² ऋण 4ac बटे 2a। ये अब यहाँ पर जो है अपन ने x बराबर, यहाँ पर अपने को ऋण b है, ऋण का चिन्ह लगाया, ऋण 60 लिखा, धन ऋण कोष्टक करणी में लिखा ऋण 60 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a का मान 1 गुणित c का मान है ऋण 2700 बटे में 2 गुणित 1। फिर अगली स्टेप में हमने देखा x बराबर, ये हो गया ऋण और ऋण मिलकर के धन 60, धन ऋण करणी में ऋण 60 का वर्ग किया तो ऋण 60 का वर्ग करेंगे तो ये 3600 प्राप्त होगा। ऋण 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 प्राप्त होगा, और ये ऋण और ऋण को जोड़ दिया तो धन बन गया, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा करने पर धन बनता है। और इधर गुणा की संक्रिया की तो 4 का गुणा 7 के साथ हुआ तो 7 चौक 28, ये 8 हासिल आया 2, और 4 दूनो 8 और 2 10 बटे में आ गया 2। x बराबर, अब यहाँ पर हमको 3600 और इसको जोड़ने की क्रिया करना है। जब हमने 3600 और इसको जोड़ा तो 0 का 0, 0 का 0, 8 और 6 14 के 4 हासिल है 1, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 का 1 ही है। इस तरह से हमको प्राप्त होता है 14400। अब इसमें जो है 14400 का वर्गमूल निकालते आना चाहिए। 14400 को हमने देखा कि ये 100 हो गया, तो 100 का वर्गमूल तो 10 होता है। ये 144, 12 में 12 144 होता है, तो यह वर्गमूल निकलेगा 120 का। कितने का वर्गमूल निकलेगा? 120 बटे 2। फिर हमको यहाँ पर से 2 चिन्ह लेकर के चलना है, एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर अपन 2 चिन्ह लेकर के क्रिया करते हैं।
एक बार धन चिन्ह लेने पर, यहाँ लिखा धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेते हैं तो x बराबर 60 धन 120 बटे 2 और 60 में 120 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 0 और तो 6 और 2 8, 180 बटे 2, 180 को 2 से काट दिया तो ये आ जाएगा आपका 90। इस तरह से x का मान हमको यहाँ पर 90 प्राप्त हुआ। फिर हम ऋण चिन्ह लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर लिखा ऋण चिन्ह लेने पर, अब ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर 60 ऋण 120 बटे 2 और इसको घटाया तो बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण का 60 बचा बटे 2, इसको काट दिया तो ये बचा 30 और ये 30 काय का बचा है ऋण का। अब ये ऋण का मान जो है वो हमारी लंबाई में ऋणात्मक लंबाइयाँ नहीं होती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ग्रहण करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक मान जो है वो लंबाई में नहीं होता है। अब इसके बाद हमने जो ग्रहण किया है वो 90 ग्रहण किया है तो हमारी छोटी भुजा की माप उत्तर बराबर होता है। अतः छोटी भुजा की लंबाई अपन ने x माना था छोटी भुजा को और x का मान हमको आ गया है 90, तो छोटी भुजा की लंबाई हो गई 90 मीटर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई और विकर्ण की लंबाई अपन ने x धन 60 लिख के रखी है, अर्थात x का मान 90 और 60 को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 150 मीटर, ये विकर्ण की माप आ जाएगी। और उसके बाद एक और चीज़ रही है हमारी, वो है बड़ी भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी भुजा की लंबाई, हमने लिखा है x धन 30 और x का मान जो है वो 90 और उसमें 30 को जोड़ दिया, 90 और 30 को जोड़ते हैं तो 120 मीटर। इस तरह से हमको इस आयत की तीनों भुजाओं की माप प्राप्त होती है, जिसमें विकर्ण रहता है, लंबाई छोटी भुजा की लंबाई और बड़ी भुजा की लंबाई। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस गणित को 2-3 बार देखेगा तो उसको यह प्रश्न समझ में आ जाएगा और इसके जैसे और भी अन्य प्रश्न निर्माण भी कर सकता है वो, किस टाइप से ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करें, सोच सकता है वो।